ये कहानी उन 3 दोस्तों की है जिनका रेइनकार्नेशन हुआ है इन द प्रेजेंट मिस्टीरियस टाइपराइटर की है। क्या है ये कहानी, चलिए पता करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शिकागो टाइपराइटर की, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है जहाँ फ्लाईओवर के नीचे कुछ बैगर होते हैं। उसमें से एक बैगर कंटिन्यूसली अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। तभी वहाँ एक कार से कुछ लोग उतरकर किसी को ढूंढने लगते हैं। उनमें से एक बंदा उस बैगर के पास जाकर उसे परेशान करने लगता है। वो लोग जिस बंदे को ढूंढ रहे होते हैं वो उसे मिल जाता है और उसे सब पीटने लगते हैं। तभी वो बैगर अपने फॉर्म में आता है और सबकी धुलाई कर देता है। एक्चुअली यही हमारा मेन लीड हांस जो है। ही इज़ अ फेमस राइटर विद अ सेलिब्रिटी लुक्स, जो कि एक आलीशान घर में रहता है। इसका मानना है राइटर सिर्फ अपने दिमाग से नहीं लिखता, बल्कि कभी कभार वेश बदलकर उस कहानी का कैरेक्टर भी बनना पड़ता है। राइटिंग हमारी ताकत का टेस्ट है, इसलिए वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है, रेगुलर एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग। एक बार उसे अपना गार्डन खाली लगा तो उसने 2 हिरन पाल लिए। हान की बुक न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर सेक्शन में सिलेक्ट होता है, इसलिए वो अमेरिका और यूरोप की कुछ सिटीज में बुक टूर के लिए जाता है। जहाँ एक कैफे में फैन मीटिंग के बाद हान एक बुक पढ़ रहा होता है। अचानक लाइट अपने आप मूव करती है और उसकी रोशनी हान की आंखों में जाकर लगती है। अब वो एक टाइपराइटर को नोटिस करता है। उसे कुछ आवाज़ें भी आती है और वो टाइपराइटर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसे एक विज़न आता है जहाँ वो उसी टाइपराइटर पर टाइप कर रहा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उससे पूछती है, तुम्हें पता है इस गन का निकनेम क्या है? हान कहता है, मुझे नहीं पता। वो कहती है, इसका नाम है शिकागो टाइपराइटर। जैसे पेन चाकू से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वैसे टाइपराइटर गन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए तुम सही चीज़ ही टाइप करना। तभी कैफ़े का ऑनर आ जाता है और उसका विज़न टूट जाता है। कैफ़े का ऑनर बताता है कि ये हैंडमेड टाइपराइटर 1930 का है, जो कि कोरिया का ही है। हान उस टाइपराइटर को खरीदने के लिए बोलता है, बट कैफ़े का ऑनर उसे साफ साफ मना कर देता है। अभी रात को टाइपराइटर अपने आप टाइप कर रहा होता है, प्लीज़ मुझे हान के पास भेज दो। बिलीव मी गाइस, इस सीन को देखकर ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया था इस ड्रामा में। टाइपराइटर को खुद ही टाइप करते हुए देखकर कैफ़े का ओनर डर के भाग जाता है। मीनवाइल हमें एक बंदे को दिखाते हैं जो हान के पोस्टर पर शूट कर रहा होता है। फिर हमारी मेन फीमेल लीड जॉन सियोल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सियोल जो हान की हार्डकोर फैन होती है। शी इज़ अमेजिंग क्लाइंबर, मास्टर ऑफ वेरियस मार्शल आर्ट्स। इवन वो प्रोफेशनल शूटर होती है, ओलंपिक में खेलना चाहती थी, बट पर्सनल रीज़न से वो नहीं जा पाती है। सिर्फ 1 साल की तैयारी के बाद ही वो वेटनरी स्कूल में एंटर कर जाती है। दोबारा कुछ पर्सनल रीज़न से उसे ये भी छोड़ना पड़ता है। अब वो खुद की डिलीवरी सर्विस ओन करती है। सियोल को एक डिलीवरी लेने के लिए एयरपोर्ट जाना होता है। तभी वो हान को देखती है, बट उसे मिल नहीं पाती है। बट जब वो पार्सल देखती है तो वो डिलीवरी हान के लिए ही होती है। हान को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं, जहाँ सेक्रेटरी कांग और मैनेजर की बातों से हमें पता चलता है कि उसके घर में हान को कोई स्टॉक कर रहा है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का शेफ आता है, उसे ऑटोग्राफ लेके हान को फॉर्चून कुकी देता है। हान को एक एनवेलप मिलता है जिसमें वही पोस्टर होता है जिसपे वो बंदे ने शूट किया था। हान फिर फॉर्चून कुकी को ओपन करता है जिसपे लिखा होता है, घोस्ट की तरह सोचोगे फिर बिना बुलाए आ जाएगा। तभी बेल बजती है। सियोल हान का पार्सल लेकर आई थी, बट हान उसे बाहर रखकर जाने को बोलता है। बेचारी सियोल, वो तो सिर्फ एक बार देखना चाहती थी हान को, और परेशान होकर गेट पर ही बैठ जाती है। तभी सियोल के सामने एक डॉगी आता है। उसके आते ही मेन गेट अपने आप ओपन हो जाता है। वो डॉगी अंदर चला जाता है तो सियोल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। बेल बजाती है तो हान कहता है, तुम मेन गेट से अंदर कैसे आई? सियोल को वही स्टॉकर समझता है। सियोल कहती है, मैं स्टॉकर नहीं हूँ। हान बताता है, स्टॉकर ने उसके घर पे बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कराई है, लाइक हैंडमेड, एक्सप्लोजिव, और एक बार तो चुपके से घर में कैमरा भी इंस्टॉल करके चला गया था, इसलिए वो किसी को भी केयरलेसली अंदर नहीं आने देता। सडनली वही डॉगी घर के अंदर चला जाता है। हान कहता है, अभी कोई अंदर गया क्या? सियोल कहती है, आपका डॉगी था। हान कहता है, मैंने कोई डॉगी नहीं पाला और मैं तो फर एलर्जिक हूँ, मैं तो डॉगी पाल ही नहीं सकता। और सियोल को अंदर बुलाता है डॉगी को भगाने के लिए। तभी वो डॉगी एक मेमोरी कार्ड के सामने बैठा होता है जो एक बॉन की तरह लगती है। ये सीन बहुत फनी होता है। वो दोनों डॉगी को मेमोरी कार्ड खाने से रोकते हैं, बट वो डॉगी तो मेमोरी कार्ड खा जाता है और घर से भाग जाता है। दोनों उसे चेस करने लगते हैं। इन द लास्ट एक डेड पॉइंट आता है और डॉगी रुक जाता है। हान और सियोल दोनों उस डॉगी को अपने पास बुलाते हैं, पर डॉगी तो सियोल के पास चला जाता है। वो दोनों डॉगी को क्लिनिक लेकर जाते हैं
एंड ही इज पुट द मेमोरी कार्ड। हान सियोल से एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है कि उसकी मेमोरी कार्ड का सारा डाटा उसे मेल कर दो और उसे अपने घर लेकर जाता है। घर में सियोल कहती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हम एक बार पहले मिल चुके हैं और मैं तुम्हारी फर्स्ट फैन हूँ। बट एरोगेंट हान कहता है ये ट्रिक पुरानी हो गई है और उसे अपना लैपटॉप देके घर से भगा देता है। फिर दिखाते हैं सियोल अपने दोस्तों के साथ होती है, तभी रेस्टोरेंट का शेफ आता है हान के ऑटोग्राफ के साथ। बट सियोल तो कहती है मेरे पास उसका लैपटॉप है। सियोल अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी। उसकी फ्रेंड की मदर उसे कहती है कि तुमने कुछ अजीब डिलीवर किया था, तुम्हारे आसपास कोई डार्क एनर्जी दिख रही है। बट सियोल इन बातों को इग्नोर करती है। हान उस टाइपराइटर को ओपन करके शेल्फ में रख देता है और अपना नॉवल लिखने लगता है। तभी उसे दोबारा 1930 का विजन आता है। इस बार एक और बंदा वहाँ होता है। हान ने जिस लड़की की शक्ल देखी थी वो बॉय के लुक में थी, इसलिए उसकी शक्ल उसे याद नहीं थी। इस बार वो दूसरा बंदा उस लड़की का कैप हटाता है। उस लड़की का शक्ल हान देखने ही वाला होता है, तभी मैनेजर का कॉल आ जाता है। वो बोलता है कि हमें इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट का नाम बताना पड़ेगा इस बार। हान नए नॉवल का नाम 1930 इन योंगसांग बताता है, जो कि एक लव थ्रिलर स्टोरी होगी। उसका मैनेजर ये सुनकर तो खुश हो जाता है। सियोल को क्लिनिक में दिखाते हैं जहाँ वो एक डिलीवरी देने आई थी। नर्स कहती है इस डॉगी का क्या करना है? हान ने भी इसे मना कर दिया लेने से क्योंकि वो एलर्जिक है। सियोल कहती है वो भी अपने घर नहीं ले जा सकती क्योंकि वो अपने फ्रेंड के घर रहती है। वो डिसाइड करती है कि वो डॉगी को हान के यहाँ खुद लेकर जाएगी। उसका इतना बड़ा गार्डन है, नौकर चाकर है, कोई तो उसकी देखभाल कर लेगा। हान लाइब्रेरी में उस गन के बारे में सर्च करता है जो उसने सपने में देखा था। तभी उसे ताई मिलता है जो खुद एक राइटर होता है। वो हान को कॉफी के लिए पूछता है बट हान उसे मना कर देता है। बट पब्लिक को देख के वो दोबारा हाँ कर देता है। उनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि हान एक ऑर्फन था। हान और ताई एक घर में रहते थे और पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे हान ताई से बात भी नहीं करना चाहता। हान ताई को अपने जैसा मैडली राइड करने को बोलता है और वहाँ से चला जाता है। सियोल वही डॉगी हान के पास लेकर जाती है। हान कहता है कि तुमने दोबारा सेम ट्रिक से मेन डोर ओपन किया है। सियोल कहती है मेन डोर तो पहले से ही ओपन था। हान ये नहीं मानता है और उसे इंसल्ट करके वहाँ से भगा देता है। सियोल जब घर की ओर जा रही होती है, रास्ते में एक कैफे देखती है और उसे एक मेमोरी याद आती है जब वो पार्ट टाइम कैफे में काम करती थी और हान अपने शुरुआती दिनों में उस कैफे में आया करता था, घंटों अपनी नॉवेल लिखा करता था। उसी वक्त से सियोल उसकी फैन थी। तभी डॉगी वहाँ से भाग जाता है। हान के घर को दिखाते हैं जहाँ बिजली चली जाती है और वही स्टॉकर गन लेकर आता है। ही इज मेंटली इल और वो 3 साल से कंटिन्यूसली हान को मेल कर रहा था और उसे लगता था हान नॉवल के थ्रू उसे मैसेज भेज रहा है, इसलिए उसने लोगों का कत्ल किया है। और अब उसकी लाइफ खराब हो गई है और अब वो बदला लेने आया है हान से। दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर अंधेरे में 2 गोलियां चलती है और जब लाइट वापस आती है तो दिखाते हैं सियोल गन लेकर स्टॉकर के सामने खड़ी है। और हमें बताया जाता है कि क्यों सियोल ने शूटिंग छोड़ दी थी, क्योंकि उसे विजन आते थे किसी को मारते हुए। फिर हान को भी वही लड़की का विजन आता है। उसका कैप हटने के बाद वो सियोल ही थी जो उसके विजन में आ रही थी। बस यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। चलिए ड्रामा से कुछ रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये ड्रामा 2 टाइमलाइन में चल रही है। एक 1930 का एरा है जो जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ कोरिया था और एक प्रेजेंट टाइम चल रहा है। बिलीव मी गाइस, इसका प्लॉट बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।